नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी के बारे में जो प्रायः शेयर मार्केट में यूज किए जाते हैं, स्टॉक मार्केट में लोग यूज करते हैं। तो वैसे मेरे निवेशक भाई जो भी मार्केट में नए हैं और वो कुछ शब्दों से भी उनका परिचय नहीं हुआ है, तो उनके लिए मेरा ये वीडियो है। काफ़ी एलिमेंट्री लेवल का, बेसिक लेवल का मेरा ये वीडियो है। इसमें मैं बात करूंगा कि जो टर्मिनोलॉजी यूज किए जाते हैं उसका मतलब होता क्या है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली मैं बात करता हूं, एक टर्म हम हमेशा सुनते हैं आईपीओ। इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, उस कंपनी का इशू आ रहा है। तो आईपीओ होता क्या है? आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी कोई भी कंपनी जब मार्केट में शेयर मार्केट में आती है तो वो लोगों से, पब्लिक से पैसा जो है वो फंड रेज करती है। तो वो अपने इक्विटी का जो है वो एक ऑफर निकालती है कि मेरा इक्विटी इस प्राइस पे आप लोगों को मिलेगा और आप लोग अप्लाई कीजिए। तो शुरू में पब्लिक इसके अंदर जो है, आम जनता इस शेयर लेने के लिए जो बीड करती है, जो अप्लाई एप्लीकेशन जो फुलफिल करती है, और वो जो ऑफर जो कंपनी देती है उसको हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दूसरा टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे निफ्टी। अब हम निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी होता क्या है? तो जैसा मैंने एक अपने पहले भी वीडियो में बताया था कि मेनली हमारे यहाँ इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली हम दो स्टॉक एक्सचेंज को ही ज़्यादा मान्यता देते हैं। एक हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और दूसरा हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो दोनों स्टॉक एक्सचेंज पे जो इंडेक्स जो होता है, जो पॉइंट ऊपर नीचे होता है, तो उसको हम एक मेजर करते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे जो इंडेक्स ऊपर या नीचे होता है कि आज निफ्टी 200 पॉइंट लुढ़क गया, आज निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर चला गया, 150 पॉइंट ऊपर चला गया। तो जो एनएसई का, जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है उसको हम निफ्टी बोलते हैं। और सिमिलरली जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो इंडेक्स होता है, जो ऊपर नीचे होता है पॉइंट, उसको हम सेंसेक्स बोलते हैं। अब हम आगे आते हैं। एक टर्म हम हमेशा सुनते हैं रैली। आज मार्केट में इस शेयर ने जो है वो रैली दिखाया है। अक्सर ये बात सुनते हैं, आज मार्केट में रैली है। तो रैली का मतलब क्या होता है? रैली का मतलब होता है किसी भी शेयर में तेजी होना। यानी वो शेयर जो है वो बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है सेम डे में, तो उसको हम बोलते हैं रैली। या दो चार दिन भी आगे बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं कि अभी इस शेयर में रैली आई हुई है। तो रैली का मतलब होता है शेयर का प्राइस आगे बढ़ना। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है वो है करेक्शन। अब होता है क्या कि करेक्शन क्या करते हैं? करेक्शन का मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि हम किसी की गलती को करेक्ट कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। मार्केट में, स्टॉक मार्केट में करेक्शन का मतलब होता है कि किसी भी शेयर प्राइस, किसी भी स्टॉक के शेयर प्राइस का नीचे आना और नीचे आने के बाद फिर वापस उसका ऊपर जाना है। जैसे कभी-कभी हम क्या बोलते हैं कि यार ये जो शेयर प्राइस है ओवर वैल्यूड है, मतलब इसका एक्चुअल जो प्राइस होना चाहिए वो 80 रुपए के आसपास होना चाहिए, मगर ये जो प्राइस है ये भी 100 रुपया है, तो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो गया। अभी इसके अंदर करेक्शन देखने को मिलेगा। करेक्शन देखने का मतलब कि वो 100 रुपये से फिर वापस 80 रुपया पे आ सकता है। और अगर वो प्राइस 100 रुपया से 80 या 85 रुपये पे आ गया और उसके बाद फिर ऊपर गया, तो हम ये कहते हैं कि इस शेयर के प्राइस में एक करेक्शन आया है और करेक्शन आने के बाद भी ये शेयर फिर जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है। अब आगे आते हैं, मेरे पास एक टर्मिनोलॉजी है बुल। तो बुल क्या होता है? तो जैसा आपको पता है कि बुल का मतलब होता है तेजी। हम कितनी बार बोलते हैं कि अभी मार्केट बहुत बुलिश दिख रहा है, या अभी कुछ दिनों तक मार्केट जो है वो काफी बुलिश रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में तेजी रहेगी। और दूसरा टर्मिनोलॉजी आता है बियर। बियर का मतलब हुआ बुल का जस्ट अपोजिट। यानी अगर ये अभी मार्केट मुझे बियरिश दिख रहा है, बियरिश का मतलब हुआ ये मार्केट मुझे अभी मंदा दिख रहा है, यानी इसमें अभी तेजी नहीं रहेगी, अभी ये मंदी रहेगी मार्केट में। अब नेक्स्ट टर्म की हम बात करते हैं डिलीवरी। डिलीवरी क्या होता है? डिलीवरी का मतलब हुआ जैसे मैंने किसी से शेयर लिया और किसी ने मुझे शेयर बेचा। तो ट्रेडिंग के टाइप्स आपको पता है कि तीन चार तरीके का जो है वो ट्रेडिंग होता है। एक इंट्राडे होता है ट्रेडिंग, एक हम जो है वो शॉर्ट सेलिंग करते हैं,
एक शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, सॉरी एक इंट्राडे होता है, एक स्विंग ट्रेडिंग होता है, एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग होता है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग होता है। तो इंट्राडे में क्या होता है कि हमने सुबह में लिया और शाम तक वो सौदा हमें काटना ही काटना है, यानी बेचना ही बेचना है। लेकिन बाकी जो हम करते हैं, जैसे हमने कोई स्विंग ट्रेडिंग कर दिया या हमने जो है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग किया, तो उसमें हमें डिलीवरी लेना पड़ता है। यानी जो शेयर हमने लिया, जो इक्विटी हमने लिया, वो इक्विटी मेरे डीमेट अकाउंट में वो क्रेडिट होना ही होना है, मेरे डीमेट अकाउंट में जमा होना ही होना है। तो उसको हम बोलते हैं डिलीवरी। जैसे अभी हमने ले लिया 10 दिनों के लिए और 10 दिन के बाद हमने उस शेयर को बेच दिया, तो वो 10 दिन तक वो जो शेयर है वो मेरे डीमेट अकाउंट में पड़ा रहेगा। जिससे मैंने खरीदा उसके अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा उतना शेयर और वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा, उसको हम बोलते हैं डिलीवरी। अब आ गया ये नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है मार्जिन। मार्जिन होता क्या है? तो होता यह है कि जब कभी भी आप किसी भी ब्रोकर के पास अपना डीमेट अकाउंट खोलते हैं, तो आपके इक्विटी का जो वैल्यू होता है जितना, उसके ऊपर आपको जो है वो ब्रोकर को एक मार्जिन देता है, मार्जिन अमाउंट देता है। जैसे मान लीजिए आपके पास जितने भी इक्विटी हैं और उस इक्विटी की वैल्यू है 1,00,000 रुपया फॉर एग्जाम्पल, तो ब्रोकर देखता है कि यार इसका तो 1,00,000 का इक्विटी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसको हम इसके ऊपर कुछ मार्जिन दे दें। यानी हमने इसको सपोज कि 10,000 रुपया मैं इसको दे दूं और मैं बोलूं कि मतलब इसके अकाउंट में क्रेडिट कर दूं और मैं बोलूं कि भाई 10,000 रुपया तक तुम जो है वो यूज कर सकते हो। तो उससे होता है क्या है कि रिटेलर के पास अब पैसा नहीं है, लेकिन ब्रोकर ने 10,000 रुपये तक की फैसिलिटी दे दी है उसको ट्रेड करने की। तो वो क्या करता है, 10,000 रुपये का वो शेयर खरीद सकता है कुछ दिनों के लिए, और अगर शेयर जो है का प्राइस बढ़ गया तो वो उस शेयर को बेच देगा। बेच करके जो मान लीजिए 10,000 का उसने शेयर खरीदा और उसने 12,000 रुपए में बेच दिया, तो उसने जो ब्रोकर से 10,000 का मार्जिन लिया था वो 10,000 रुपया ब्रोकर को लौटा देगा और 2,000 रुपया उसे प्रॉफिट हुआ। या ऐसा भी हो सकता है कि उसने सपोज अगर उसको ज्यादा पैसा का लेना है तो उसको 2 दिन या 4 दिन के अंदर वो ब्रोकर को पैसा लौटाना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि ब्रोकर का एक कमीशन भी बनता है इसके ऊपर। तो ब्रोकर जो आपको क्रेडिट फैसिलिटी देता है उसको हम मार्जिन बोलते हैं। अब आगे आया एलटीपी। एलटीपी क्या होता है? एलटीपी को हम बोलते हैं लास्ट ट्रेडेड प्राइस। यानी सपोज अभी कोई इक्विटी है, उसका प्राइस है 100 रुपया, मगर उसके पहले वो शेयर को किसी ने खरीदा था 98 रुपीज में, तो पीछे का पिछला जो ट्रेड हुआ वो एलटीपी कहलाएगा। यानी जो 98 रुपीज है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस कहलाएगा। और अभी 100 रुपया है, तो जो 100 रुपया है वो 100 रुपया तो इसका प्राइस है, लेकिन अभी इस पे ट्रेड हुआ नहीं है। ट्रेड किस पे हुआ था? लास्ट जो सौदा हुआ था वो 98 रुपीज पे हुआ था, इसलिए वो जो 98 रुपीज होगा वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस होगा। अब ये देखिए सीएमपी होता है। सीएमपी जो होता है वो करंट प्राइस होता है। करंट प्राइस का मतलब शेयर का जो अभी जो चल रहा है प्राइस, वो करंट मैक्सिमम प्राइस, वो सीएमपी हुआ। जैसे अभी मैंने 100 रुपया का एग्जांपल दिया तो 100 रुपया सीएमपी हुआ। अब हम बात करते हैं सर्किट। सर्किट क्या होता है? तो सर्किट के बारे में मैं बताना चाहूंगा आपको कि जैसे देखते हैं आप स्टॉक एक्सचेंज में कि एक अपर लिमिट या लोअर लिमिट का एक सर्किट लगाती है स्टॉक एक्सचेंज किसी भी इक्विटी के ऊपर, कि भाई जैसे 5% का सर्किट है, एक फिल्टर जिसको बोलते हैं, फिल्टर लगाया। यानी ये शेयर जब भी डाउन होगा तो 5% से ज्यादा डाउन नहीं होगा, और जब भी अप होगा तो 5% से ज्यादा अप नहीं होगा। तो ये जो फिल्टर लगाया जाता है इसको हम सर्किट बोलते हैं। और ये इसलिए एक्सचेंज के द्वारा किया जाता है ताकि ऐसा ना हो कि किसी भी शेयर में अचानक से अगर सर्किट नहीं रहेगा तो उस शेयर का प्राइस कितना भी ऊपर जा सकता है और प्राइस डाउन होगा तो कितना भी नीचे जा सकता है। तो इससे जो इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान हो सकता है। तो शेयर का जो है कितना शेयर वोलाटाइल है, इसके अंदर जो है वो ऑपरेटर्स हैं या इसके अंदर जेन्युइन बायर्स हैं या इसके अंदर किसी तरह की कोई फ्रॉड का काम तो नहीं चल रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए और इन सब चीजों को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए सर्किट का उपयोग किया जाता है। अब आगे हम आते हैं मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या होता है? इसको मार्केट कैपिटल बोलते हैं। तो जैसे हम बात करते हैं, अभी नीचे मैं बताऊंगा लार्ज कैप, मिड कैप। तो किसी भी कंपनी का साइज कि ये कंपनी कितनी बड़ी है,
लार्ज कैपिटल की कंपनी है या मिड कैप की कंपनी है, इसके लिए इसका जो क्लासिफिकेशन होता है वो मार्केट कैपिटल के ऊपर होता है। तो मार्केट कैपिटल होता क्या है? मार्केट कैपिटल होता है जो उस स्टॉक का करंट प्राइस होता है और उस स्टॉक में के कंपनी के जितने शेयर होते हैं, टोटल जितने आउटस्टैंडिंग शेयर होते हैं। सपोज कोई कंपनी है जिसका की टोटल शेयर 1 लाख है, जो टोटल इक्विटी है उस पूरे कंपनी का वो 1 लाख है और उस शेयर का प्राइस 10 रुपया चल रहा है। तो हम उसके टोटल नंबर ऑफ इक्विटी इंटू करंट प्राइस, यानी कि 1 लाख रुपया जो उसका 1 लाख क्वांटिटी इक्विटी जो उसका टोटल नंबर ऑफ शेयर हुआ इंटू करंट प्राइस जो 10 रुपीज हुआ, तो 1 लाख इंटू 10 इक्वल टू 10 लाख। तो 10 लाख रुपया जो है वो उस कंपनी का मार्केट प्राइस हुआ। तो इस तरीके से हम मार्केट कैप हुआ, तो इस तरीके से हम उसका मार्केट कैपिटल निकालते हैं किसी भी कंपनी का। अब बात करते हैं लार्ज कैपिटल। लार्ज कैपिटल वाली कंपनी कौन सी होती है? जनरली हम 3 तरह की कंपनी की बात करते हैं। एक है लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप और तीसरा है स्मॉल कैप। तो ये कंपनी क्या है? तो हम लार्ज कैप की बात करते हैं। तो लार्ज कैप जो जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल आपने अभी मैंने ऊपर में बताया कि टोटल नंबर ऑफ इक्विटी इनटू करंट मार्केट प्राइस, ये जो होता है जो फिगर आता है वो मार्केट कैपिटल होता है। जो किसी भी कंपनी का अगर मार्केट कैपिटल 20,000 करोड़ या उससे ज्यादा है तो उस कंपनी को हम लार्ज कैप की कंपनी कहते हैं। और इस तरह की कंपनी काफी टिकाऊ कंपनी होती है। इसमें इन्वेस्टर्स को काफी जो है वो श्योरिटी होता है कि उनका पैसा ज्यादा डूबेगा नहीं और या बहुत ज्यादा वो धीरे धीरे कंपनी जो है सो बढ़ती है, मगर वो एक एस्टेब्लिश और रिलायबल कंपनी होती है। उसके बाद अगला आता है मिड कैप। मिड कैप क्या होता है? तो जिस कंपनी का मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ रुपया से लेकर के 20,000 करोड़ से कम, यानी 5 करोड़ से ज्यादा और 20,000 5,000 करोड़ से ज्यादा और 20,000 करोड़ से कम जिसका मार्केट कैपिटल होता है उसको हम मिड कैप की कंपनी कहते हैं। अब आगे हम बात करते हैं स्मॉल कैप। स्मॉल कैप क्या होता है? स्मॉल कैप जिस भी कंपनी का मार्केट कैपिटल अगर 5,000 करोड़ से कम हो उस तरह की कंपनी को हम स्मॉल कैप की कंपनी कहते हैं। और इस तरह की कंपनी में ग्रो करने का तो पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, मगर इस तरह के कंपनी के शेयर प्राइस का नीचे जाने का भी चांस बहुत ज्यादा होता है। तो स्मॉल कैप कंपनी में जो है वो हाई रिस्क है और हाई रिवार्ड है। अब आगे हम बात करते हैं एएसएम। एएसएम क्या होता है? एएसएम जो होता है उसको हम बोलते हैं एडिशनल सर्विलांस मेजर। मतलब मतलब ये कि जो स्टॉक एक्सचेंज में जो भी शेयर ट्रेड होता है, तो पूरे ऑपरेशन को, पूरे एक्टिविटी को स्टॉक एक्सचेंज के में जितने भी ट्रेडिंग हो रहे हैं उनको मॉनिटर करने के लिए जो संस्था बनाई गई है उसका नाम है सेबी, जिसको हम लोग सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं। तो सेबी की नजर रहती है कि किस शेयर की ट्रेडिंग कैसे हो रही है, किसी में ऑपरेटर तो नहीं घुस गए, किसी स्टॉक के अंदर पंपिंग एंड डंपिंग तो नहीं हो रहा है, मतलब लोग उस शेयर को काफी क्वांटिटी में खरीद करके उसका जो है वो प्राइस काफी ज्यादा ऊपर बढ़ा रहे हैं और ऊपर में जाकर के वो सारा शेयर बेच देंगे, फिर प्राइस नीचे आ जाएगा। तो कहीं इस तरह की बात तो नहीं हो रही है। कहीं प्रमोटर्स के द्वारा तो कंपनी का शेयर का प्राइस नहीं बढ़ाया जा रहा है, कोई इलीगल उसके अंदर तो एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो ये सब चीज को जब सेबी देखती है और सेबी को अगर किसी स्टॉक में डाउट होता है कि इसके अंदर हो सकता है कि कोई इलीगल एक्टिविटी हो रहा हो, तो सेबी उसको मॉनिटर करती है। और सेबी जो उसको मॉनिटर करती है, अंडर सर्वेलांस रखती है, उस तरह के स्टॉक को हम एएसएम बोलते हैं या एडिशनल सर्वेलांस मेजर्स बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ईपीएस। ईपीएस क्या होता है? जनरली हम लोग बोलते हैं इस कंपनी का ईपीएस इतना है, पीई इतना है, आरओई इतना है, क्योंकि जब भी हम कोई फंडामेंटल स्टॉक को देखते हैं, किसी स्टॉक के फंडामेंटल को हम देखते हैं, तो उसके अंदर में कुछ चीजें तो जरूर हम देखते हैं। भाई इस कंपनी का ईपीएस कितना है, इसका पीई कितना है, इसका आरओई कितना है, इसका बुक वैल्यू कितना है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो इसलिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये लोगों को जानना बहुत जरूरी है ईपीएस होता क्या है। तो ईपीएस होता है अर्निंग पर शेयर। पर का मतलब हुआ एक, और अर्निंग आपको पता है
कमाना, और शेयर का मतलब तो इक्विटी हुआ, यानी एक शेयर पे कितनी कमाई हो रही है। तो ईपीएस जो है, ईपीएस का तरीका ये होता है कि हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है कि जो नेट प्रॉफिट हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी जो उस कंपनी का है। फिर से मैं बोलता हूं, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी ऑफ दैट कंपनी, जो निकल करके आता है वो हमारा ईपीएस होता है, यानी अर्निंग पर शेयर होता है। अब हम बात करते हैं पी। पी का मतलब हुआ प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग जो है ये क्या होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी कंपनी का जो शेयर है वो कितने के वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है, यानी इसका वैल्यूएशन जो है वो सस्ता है या महंगा है। इसको पता करने के लिए हम पी का यूज करते हैं, और किसी भी स्टॉक का जो उसका जो मार्केट सेगमेंट होता है, जो या पीयर ग्रुप की जो कंपनी होती है उसके पी से उस स्टॉक के पी को भी हम देखते हैं, जो कि इसका मार्केट का पी जो है वो 20 रुपया के आसपास है, मगर ये जो है 16 रुपये के आसपास इस स्टॉक का पी है, मतलब ये मार्केट के पी से थोड़ा सा ही अंडर वैल्यूएशन है। तो पी जो होता है वो प्राइस टू अर्निंग होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आरओई। आरओई जो होता है वो होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी होता है कि उस कंपनी का जो टोटल इक्विटी है उस पे कंपनी कितना अर्न कर रही है। तो अब आप बोलेंगे कि ईपीएस भी वही है, तो उसमें भी हम वही चीज देखते हैं कि एक शेयर पे कंपनी जो है वो कितना अर्न कर रही है, मगर दोनों में डिफरेंस होता है। हम जब यहाँ पर इक्विटी की बात करते हैं तो यहाँ पे इक्विटी क्या मतलब हम टोटल कैपिटल की भी बात करते हैं और कंपनी के पास जो रिजर्व कैश है हम उसकी भी बात करते हैं। तो इससे हम निकालते हैं आरओई, यानी जो नेट प्रॉफिट है, इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ इक्विटीज प्लस जो रिजर्व कैश होता है, उन दोनों को ऐड करके हम आरओई निकालते हैं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी। अब हम आगे बात करते हैं आरओसी। आरओसी क्या होता है? आरओसी होता है रिटर्न ऑफ कैपिटल इंप्लॉयड, कंपनी इंप्लॉयड, सॉरी। ये क्या होता है? आरओसी में क्या होता है कि इसमें जो हमारा प्रॉफिट होता है, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट में जो मैंने ऊपर बोला, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो टोटल पैसा आया एक्सपेंस को माइनस करके, उस पैसे में से हमने जो इंटरेस्ट जिसको देना था उसको दे दिया, जो टैक्स जमा करना था वो टैक्स दे दिया, जो डिप्रिसिएशन होना था तो वो पैसा माइनस कर दिया, जो एमोटाइजेशन में पैसा जाना था वो सारा पैसा दे दिया। उसके बाद जो प्रॉफिट है हमारा प्योर प्रॉफिट है, उसको हम नेट प्रॉफिट बोलते हैं, जिसको हम यूज करते हैं आरओई में। आरओसी के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो प्रॉफिट है उसके अंदर अभी हमने इंटरेस्ट नहीं जमा किया, अभी टैक्स नहीं जमा किया, अभी हमने जो भी है डिप्रिसिएशन वगैरह ये सारा कुछ नहीं किया, तो उस प्रॉफिट में से उस प्रॉफिट को हम डिवाइड करते हैं टोटल नंबर ऑफ इक्विटी प्लस जो रिजर्व कैश है वो, प्लस जो हमने डेब्ट लिया है, उसको हम करके रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। तो इसके लिए इस पर मैं अलग वीडियो एक बनाऊंगा आरओई के ऊपर और आरओसी के ऊपर, जिसमें मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बहुत मेजर पार्ट है। जब भी हम किसी कंपनी का किसी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं तो हम इन दोनों चीजों पे हमेशा ध्यान रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कैश रिजर्व। तो कैश रिजर्व क्या है? तो कैश रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो कैश रिजर्व जो है वो है कि जैसे सपोज हमने किसी कंपनी में 100 रुपया लगाया और कंपनी से हमने 50 रुपया कमाया, तो जो 50 रुपया जो हमने कमाया उसको फिर हमने आगे के लिए कंपनी में रख लिया कि आगे इसको हम खर्च करेंगे। तो जो 50 रुपया हमने कमाया वो हमारा कैश रिजर्व होता है कि भाई सारा कुछ ले दे करके 50 रुपया हमारे पास बच गया, जो भी जिसको देना था टैक्स वैक्स ये वो सब दे दिया, 50 रुपया बच गया, वो हमारा कैश रिजर्व होता है। अब हम बात करते हैं डिविडेंड का। डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड ये होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि कैश रिजर्व के बारे में, तो जब भी किसी कंपनी के पास सपोज कि कैश रिजर्व ज्यादा है
तो कंपनी क्या करती है कि या तो कंपनी बोनस देती है या कंपनी डिविडेंड देती है, यानी ये एक रिवार्ड देती है इन्वेस्टर्स को। तो डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है कि जैसे हमने डिविडेंड दे दिया, मतलब हमने आपको 1% का डिविडेंड दिया, यानी कि अगर 10 रुपया का फेस वैल्यू है तो हमने 1 रुपया आपको डिविडेंड दिया, तो ये कैश के रूप में पे आउट करती है कंपनी, रिजर्व कैश ज्यादा होने पे। और ये डिविडेंड कभी कभी इक्विटी के रूप में भी होता है और कैश के रूप में भी होता है, वो डिविडेंड होता है। बोनस क्या होता है? बोनस होता है, जैसे मैंने बताया कि कंपनी को बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट है, कंपनी क्या करेगी, कंपनी सोचती है कि हम बोनस दे दें। बोनस देने के लिए क्या करेगी कि कंपनी जो है वो कभी कभी शेयर देती है कि हमने 3:1 दे दिया। 3:1 का मतलब हुआ जिसके पास 1 शेयर है उसको हमने 3 शेयर अलग से दे दिया, उसको हम बोनस बोलते हैं। फ्री में मिलता है उसको सेम फेस वैल्यू का शेयर। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मैंने आपको बताया कि जो नेट प्रॉफिट होता है वो होता है कि जो आपका टोटल रेवेन्यू आया सेल्स से, ऑपरेशन से, उसमें से आपने आपका जो खर्च है, एक्सपेंस है, उसको आपने माइनस किया। माइनस करने के बाद जो पैसा बचा उस पर आपने टैक्स दिया, इंटरेस्ट पे किया, जो जो आपकी लाइबिलिटी है, जहां जहां पैसा देना है वो सब दिया। वो सब देने के बाद जो पैसा बचा वो आपका नेट प्रॉफिट होता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसे मैंने, मेरे पास जो है वो सेल्स से या ऑपरेशन से इतना पैसा आया, उसके बाद उस ऑपरेशन में मुझे इतना खर्च हुआ। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब हुआ कि जैसे हम इम्प्लॉय को सैलरी देते हैं, रॉ मटेरियल्स खरीदते हैं, ये सारी चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, वो सब जो है ऑपरेशन में जितना मेरा खर्च है उस एक्सपेंस को माइनस जब हम करेंगे अपने सेल्स रेवेन्यू से, उसके बाद जो पैसा आएगा वो पैसा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर हम टैक्स वगैरह नहीं आता है, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब हम टैक्स वगैरह सब चीज जमा कर देंगे तब वो नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं EBITDA। ये अक्सर जब आप किसी भी कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे या कोई भी कंपनी अपना रिजल्ट डिक्लेयर करती है तो उसमें टर्म देखने में मिलता है आपको EBITDA। ई से का मतलब हुआ अर्निंग, बी का मतलब हुआ बिफोर, आई का मतलब हो गया इंटरेस्ट, टी का मतलब हुआ टैक्स, डी का मतलब हो गया डिप्रिसिएशन और ए का मतलब हो गया एमोटाइजेशन। मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रेशिएशन एंड एमोटाइजेशन। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, EBITDA हुआ, यानी जिस पैसे में से जो प्रॉफिट का पैसा आया उसमें से ना तो हमने कोई इंटरेस्ट दिया, ना तो टैक्स दिया, ना तो कोई लोन चुकाया, तो उस पैसे को हम EBITDA शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और ये हुआ PBT। PBT क्या होता है? ये होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब जो EBITDA हो गया उसमें क्या है, इंटरेस्ट भी है, डिप्रिसिएशन भी है और ए से एमोटाइजेशन चार्ट भी है। तो हमने अगर प्रॉफिट के पैसे में से इंटरेस्ट दे दिया, डिप्रेशिएशन जमा कर दिया, एमोटाइजेशन दे दिया, तो बच गया क्या? हमारा टी बच गया, टैक्स बच गया। यानी कि वैसा प्रॉफिट जिसमें टैक्स अभी जमा करना बाकी हो उसको PBT बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब बात करते हैं हम आगे। 1 मिनट ऊपर चला गया। हाँ, कि इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे का मतलब हुआ कि हमने किसी भी शेयर को आज ही खरीदा और आज ही बेच दिया। यानी कि मैंने सुबह में खरीदा और शाम शाम तक हमने उसको बेच दिया, वो हमें बेचना होता है। अगर आपने नहीं बेचा तो आपका जो ब्रोकर है वो उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा, मतलब शाम शाम तक वो खुद उसको बेच देगा, चाहे आपका नुकसान हो या फायदा हो। तो वैसा ट्रेडिंग जो सिर्फ एक दिन के लिए होता है, सुबह में आपने सौदा लिया और शाम में आपने सौदा काट दिया, उसको हम इंट्राडे बोलते हैं। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या होता है? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो होता है, जैसे हमने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट किया, वो हमने 6 महीने के लिए किया या 1 साल के लिए किया, तो वो हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कहलाता है। यानी कि हमने बहुत कम ड्यूरेशन के लिए ट्रेड उसको सौदे को लिया है, उसके बाद हम बेच देंगे। तो ये जनरली ये इन्वेस्टमेंट में आता है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो 6 महीने या 1 साल के लिए जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको शॉर्ट टर्म बोलते हैं, और 1 साल से ज्यादा जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थे, इसके अलावा और भी काफी ज्यादा टर्मिनोलॉजी है, जैसे T2T है, ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं, वो भी मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने लाता रहूंगा।
मगर ये मेरा वीडियो मेरे उन भाई के लिए था, उन लोग दोस्तों के लिए था जो कि अभी बहुत ही नए हैं शेयर मार्केट में, और उन लोगों के सामने जब ये सारी चीज़ें आती हैं या जब वो बैलेंस शीट देखते हैं तो उनको नहीं पता होता है कि नेट प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ईबीआईटीडीए क्या है, पीबीटी क्या है, उनको आरओई, आरओसी के बारे में नहीं पता होता है, कैश रिजर्व के बारे में नहीं पता होता है, तो एएसएम क्या है ये सब नहीं पता होता है। तो उनके लिए मैंने अपना वीडियो बनाया था। बाकी धीरे-धीरे मैं और भी इस तरह की जानकारी आप लोगों के सामने लाता रहूँगा, और मेरा जो इंटेंशन है, मेरा जो उद्देश्य है वो यही है कि मैं धीरे-धीरे करके जितनी भी मेरे पास जानकारी है, वो सब जानकारी मैं आप लोगों को दूँ, आप लोगों के साथ साझा करूँ, ताकि कल को आप लोग स्टॉक मार्केट को अच्छे से समझने लगें, और अगर आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल को देखें तो आपको आराम से पता चल जाए कि ये कंपनी मिड कैप है या स्मॉल कैप है या लार्ज कैप है, इसका ईपीएस कितना है, इसका पीई कितना है, इसका आरओई कितना है, इसका आरओसी कितना है, ताकि आप खुद एनालाइज कर सकें और आपको किसी और के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े। यही मेरा उद्देश्य है इस सीरीज को लाने का। और मेरा ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। आप इस ईमेल आईडी पे आप मुझे कोई क्वेरी भेजना चाहें, कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहें तो आप दे सकते हैं। और मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका यूआरएल आप यहाँ पे देख रहे हैं, stk-learning। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको मेरे सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।